सनी सिंह मैथ वाला में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं से यहाँ से छू ही देता है। तो हम लोग आज इसका क्या कारण है, असहयोग आंदोलन होने के इसके पीछे क्या रीजन है, कितने प्रताड़ना भारत के लोगों ने सही तब जाकर के असहयोग आंदोलन शुरू किया, भारत के किन लोगों ने इसका विरोध किया, किन लोगों ने इनका सपोर्ट किया, आज इस सारी बातों को बहुत ही शानदार तरीका से जानेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग सीधे जानते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन आज का रीजन नहीं है कि मैंने स्टार्ट कर दिया, देश की आजादी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। सबसे पहले असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई इसको जानिए। अंग्रेजों की प्रताड़ना हिंदुस्तानियों के दिल के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न कर गया। वैसे देखा जाए तो ये सारे कारण कहीं ना कहीं 1919 तक आकर के उलझ जाते हैं। वैसे असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, और इसकी जो समाप्ति है वो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिया। क्या कारण होंगे कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ? तो सबसे पहला कारण फूट डालो और राज करो। 1919 की नीति में अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो और राज करो, जिसको भारतीय क्रांतिकारियों ने बड़ा बारीकी से समझ गए थे। भारतीय क्रांतिकारी इतनी बढ़िया से समझ गए कि ये जान गए थे कि हिंदू और मुसलमानों में ये क्या कर रहे हैं, फूट डाल रहे हैं, दंगा फसाद करा रहे हैं और ये आपस में लड़ करके अपने शक्तियों को छीड़ कर रहे हैं, अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, और जिसका सारा का सारा फायदा जो है अंग्रेज उठा रहे थे। ये बात अंग्रेज जानते थे कि जब तक हिंदू और मुसलमान भारत पे लड़ते रहेंगे तब तक अंग्रेजों की सत्ता कभी हट नहीं सकती, कभी मिट नहीं सकती। पहला कारण। दूसरा कारण क्या था? मार्शल लॉ, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। मार्च 1919 ईस्वी, वैसे तो 1917 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई न्यायाधीश सिडनी के द्वारा, लेकिन यह कानून जब पारित हुआ मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के नाम से, इसमें क्या था तो भारतीयों को केवल झूठ मूठ का देशद्रोह का एक ठप्पा लगा करके एक ठप्पा लगाया जाता था कि यह देशद्रोही है, यह देश के लिए हितकारी नहीं है, यह देश का दुश्मन है। ऐसी बातों को कह करके हिंदुस्तानियों को ही क्या किया जाता था, बंदी बनाया जाता था। इसमें क्या खास बात रही होगी कि हिंदुस्तानियों को सबसे ज्यादा तबाह किया। वो सबसे खास बात क्या है? तो वो बात है कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, काला कानून, रॉलेट एक्ट, मार्शल लॉ, इतने नामों से यह जाना जाता है। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ सकता है। इसमें केवल शक के आधार पर केवल आधार पर किसी भी भारतीय को कहीं भी गिरफ्तार करके उसको 2 साल अंदर जेल में ठेला जा सकता था। वो 2 साल जेल में खटेगा और उसके तरफ से न वकील होगा, न दलील होगा, न अपील होगा किसी तरह से। ये भारतीयों के जो क्रांतिकारी वीर थे, कहीं ना कहीं उनको यह जो है कि उनके कदमों को आगे बढ़ने से रोकने का यह एक प्रकार का उपाय था जो हिंदुस्तानी सहन नहीं कर सकते थे। इसी को मेन मुद्दा बना करके 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसका तीसरा कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें हजारों की संख्या में जनरल डायर ने क्रांतिकारियों को मार डाला। हजारों की संख्या में क्रांतिकारियों को मारा गया जनरल डायर के द्वारा। और यह केवल कहा गया कि वह जो है मार्शल लॉ जरूरी था, इसलिए जरूरी था क्योंकि यह सभा उपद्रव का कारण हो सकती है। शांति सभाएं कभी कभी उपद्रव का रूप धारण कर लेती है, इसलिए हम लोग मतलब अंग्रेजों के द्वारा बोला गया कि हम लोग जो हैं वो क्या करेंगे कि हम लोग के द्वारा इनको रोकने के लिए, इनको किसी मतलब उपद्रवी न होने दे, इसके लिए जनरल डायर ने इनके ऊपर गोलियां चलवा दी। और यह एक्सीडेंट है, न कि यह जो है कि सोचा समझा एक तरह से क्या बोला जाता है उसको, सोचा समझा एक प्रकार का साजिश है। और यहाँ तक वहाँ इसको यहाँ से
झूठ मूठ में भारतीयों को दिखाने के लिए उसको यहाँ का सस्पेंड करके उसको इंग्लैंड ले आ गया और इंग्लैंड में उसे मान का तलवार दिया जाता है भाई सम्मान के लिए। ये हिंदुस्तानियों को कहीं ना कहीं खटकता है कि जो हमारे देश के 1000 से ऊपर क्रांतिकारियों को मार देते हैं उनको वहां पे मान का तलवार दिया जाता है। अंग्रेजों की जो ये दोगली नीति है यह जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को हर तरह से नुकसानदायक है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के कारण आर्थिक संकट हिंदुस्तान को पूरा तरह से निचोड़ देता है। प्रथम विश्व युद्ध जो चलता है कब से 28 जुलाई 1914 से चलता है और 11 नवंबर 1918 ईस्वी में ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है। इसमें मुसलमानों का आश्वस्त किया जाता है कि देखिए आप लोग जो है किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद न कीजिएगा देश में, आप हमारा साथ दीजिए और जब हम जो है युद्ध जीत जाएंगे तो हम जो है तुर्की को नष्ट नहीं करेंगे, खंडित नहीं करेंगे, उसके अस्तित्व को जैसा है वैसे ही रखेंगे। ऐसा आश्वस्त किया जाता है हिंदुस्तान के मुसलमानों को। और वहां पे जो तुर्की मित्र राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा था अंत में मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं तो वह क्या होता है, मित्र राष्ट्रों के द्वारा तुर्की को खंडित कर दिया जाता है। उसके जो वहां का खलीफा है उसको मार दिया जाता है। इस बात को लेकर के मुसलमानों में भी बहुत ही खतरनाक हिंसा उत्पन्न होती है। वे अंग्रेजों को देखना तक नहीं चाहते, एकदम नफरत करने लगते हैं। इतना नफरत की सोचिए नहीं, वे आंदोलन का रूप ले लेता है जिसे खिलाफत आंदोलन का नाम से जाना जाता है। यह हिंदुस्तान में वास्तव में हुआ नहीं था, ये तो हुआ था तुर्की के साथ। तुर्की के तुर्की के खलीफा को जो मुसलमान थे वह इस्लामिक जगत का ये जो कि उसको खलीफा मानते थे, सारे इस्लाम का उसको मालिक माना जाता था। और उसी के साथ छत बिछत हुआ तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसका विरोध किया और यह खिलाफत आंदोलन 23 नवंबर 1919 ईस्वी को ही होता है। भारतीय शासन अधिनियम लॉर्ड चेम्सफोर्ड जब भारत का राज्य सचिव था उसके द्वारा एक पारित किया जाता है, एक नियम पारित किया जाता है, भारतीय शासन अधिनियम 1919। इसके तहत हिंदुस्तानियों के कई प्रकार के रूल्स को आगे पीछे किया जाता है और इन सभी कारणों के कारण जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ये सारे क्रांतिकारी जो हिंदुस्तान के थे सभी लोगों ने इसमें सहमति जताई थी। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में ये जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन नहीं था, विशेष अधिवेशन बुलाया गया था जिसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के लिए को प्रस्तावित किया था, जहां पे CR दास ने घोर विरोध किया, बोला कि नहीं ये ऐसा ठीक है नहीं। फिर दिसंबर 1920 ईस्वी में मतलब वार्षिक अधिवेशन होता है, उसके ठीक पहले गांधी जी CR दास से मिलते हैं, बातें करते हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में समझाते हैं कि देखिए अगर ये असहयोग आंदोलन चलता है तो हमें जो है कि हमारे देश को बहुत ही मजबूती मिलेगी, देश को जोड़ने में फायदा पहुंचेगा। हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू मुसलमान हैं सारे एक साथ जब आएंगे तो किसी भी प्रकार के आपसी जब दंगे नहीं होंगे तो अंग्रेज डरेंगे। तो दिसंबर 1920 में नागपुर में एक अधिवेशन होता है, वार्षिक अधिवेशन हर साल जो होता था कांग्रेस का वो अधिवेशन होता है और इसमें CR दास के द्वारा ही असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया जाता है और इस तरह से 1 अगस्त 1920 ईस्वी को यह चालू असहयोग आंदोलन पूरा जोर शोर पकड़ लेता है पूरे हिंदुस्तान में। और तो और क्या हुआ होता है, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय के बातों को बहिष्कार करके उसका जो है कि परित्याग करके उन्होंने इस असहयोग आंदोलन में भाग ले लिए। और तो और 5 नवंबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा इतना मतलब इस वेग को देखते हुए क्रांतिकारियों की गतिविधियों को देखते हुए
इतना भावुक हो जाते हैं गांधी जी की, कहते हैं कि 12 महीना के अंदर यानी 1 वर्ष के अंदर हम अंग्रेजों को खदेड़ फेंकेंगे, हम अंग्रेजों को बर्बाद कर देंगे, हम अपने देश से निकाल देंगे और हमारा देश क्या हो जाएगा, जो है कि आजाद हो जाएगा। यानी 1 वर्ष के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्वराज को प्राप्त कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन कहते किसे हैं, इतनी बातें ये कारण जान गए तो देखिए असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं, यानी किसी भी प्रकार से भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों को किसी प्रकार से सहयोग न देना और इसके लिए जो आंदोलन चलाया जाता है उसी को असहयोग आंदोलन कहा जाता है। यह है असहयोग आंदोलन। उसमें भी बहुत सारी फैक्ट हैं। इसकी क्या सफलताएं थी, तो पहली बार देश के सभी वर्गों के लोग इस आंदोलन से जुड़े और इकट्ठा हुए। दूसरा, जो भारत के क्रांतिकारी कहते हैं कि कहते थे कि कांग्रेस जो है चंद लोगों का ही अनुसरण करती है, इसमें ज्यादा लोग नहीं है, वे उन लोगों का मुंह बंद हो जाता है क्योंकि इसमें जन सैलाब पड़ जाती है। पहली बार लोगों के अंदर अपने पैरों पर खड़ा, अपने देश में अपने पैरों पर खड़ा होने की जज्बा उत्पन्न होती है। अंग्रेजों के खिलाफ बोलते हैं, अंग्रेजों का डर जो दिल के अंदर बैठा हुआ है उसको समाप्त कर दिया जाता है। उसको मतलब हमारे भारतीयों के द्वारा जो ये असहयोग आंदोलन चलाया गया, वो आम जनता के अंदर भी जो डर था अंग्रेजों को लेकर के वह समाप्त हो जाती है। हिंदू मुस्लिम एक साथ हो जाते हैं। और तो इस असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा श्रेय है कि आम जनता के अंदर ये आजादी का भूख पैदा कर देता है। इस आंदोलन ने आम जनता के अंदर भी जो आजादी का भूख होता है उस भूख को पैदा करता है और अंग्रेजों को ये दिखा देता है कि हम किसी भी मायने में किसी भी तरह से कम नहीं। इस बात से लेकर के प्रथम विश्व युद्ध में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी पदवी को त्याग किया। जैसे केसरे हिंद गांधी जी को मिला हुआ था अंग्रेजों की तरफ से, ये उपाधि दी थी अंग्रेजों के द्वारा, उन्होंने इसको त्याग कर दिया। कब मिला था ये उपाधि? प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों को भारतीय यानी गांधी जी ने सपोर्ट किया। इस बात को लेकर के अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दे दी। अरे लॉलीपॉप दे दिया है, यार आपने बहुत अच्छा काम किया, शाबाशी, चापलूसी वाली बात गांधी जी को। गांधी जी मस्त। लेकिन जब असहयोग आंदोलन शुरू किए तो इन्होंने क्या किया, बोला क्या कि मुझे ये तुम्हारी उपाधि नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम हमारे लोगों को ही मार रहे हो, इसलिए हमें तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई आजादी की, तुम्हारी किसी भी उपाधि की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपना जो है कि त्याग, उन्होंने अपना केसरे हिंद की उपाधि जो है क्या कर दिया, त्याग कर दिया इस तरह से। और तो और उन्होंने क्या किया, जमुना लाल बजाज थे, जमुना लाल बजाज थे, उन्हें अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, राय बहादुर की। उन्होंने इस आंदोलन के तहत राय बहादुर की उपाधि त्याग कर दी। ये आंदोलन बड़ा जोर शोर से ही चल रहा था। तब तक गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा जगह है गोरखपुर में। गोरखपुर में ये चौरी चौरा, यहाँ पे एक घटना हो जाती है जिसको चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जाता है। क्या ये घटना है? ये 10th क्लास के लिए बड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये जो सन है और ये जगह है, इसका कारण है, ये बीपीएससी और दरोगा यानी किसी भी कंपटीशन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह पर किसानों का एक भीड़ असहयोग आंदोलन के सपोर्ट में निकलता है कि हम अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू मुसलमान में या किसी प्रकार के इस आंदोलन में हिंसा भड़के और जो है कि इन लोगों को हम क्या करें, गिरफ्तार करें, मेन नेताओं को, और इस आंदोलन को स्थगित किया जाए, नहीं तो ये जीने नहीं देंगे। जब जाता है तो चौरी चौरा नामक जगह पर अंग्रेजों के कुछ सिपाही इन निहत्थे लोगों पर गोलियां जो है कि दागना शुरू कर दिया, जिससे भीड़ उमड़ गई। इतना ज्यादा जो है वह भड़क गई कि अंग्रेजों को दौड़ा के मारी।
पहली बार मजा आ गया। अंग्रेजों को खूब दौड़ा दौड़ा मारी। ये भागते भागते पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, ये भीड़ उनका पुलिस स्टेशन में भी पीछा नहीं छोड़ती है। कहती तुम लोग बड़ी चढ़ गया है, तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। वहां पे भी ये पहुंच जाते हैं। जब वहां पे पहुंचते हैं, अंग्रेज देखते हैं कि अगर हम यहां पे अगर बाहर रहते हैं तो भी ये भीड़ हम लोगों को मार देगी। तब क्या होता है, अपने ही जेल के अंदर, अपने ही जेल के कमरों के अंदर से ताला मार के सारे अंग्रेज घुस जाते हैं। कहते अब मार के दिखाओ इस भीड़ को। और भीड़ को चैलेंज देना इतनी आसान बात नहीं हुई भारतीयों को। इन्होंने उसमें पेट्रोल जला के 2200 को झुलस दिया। 22 वहां पे पुलिस अधिकारी थे, 2200 को एक रूम में पेट्रोल छिड़क करके उसी में आग लगा दिया। और ये बाहर से ताला मार दिया। तुम अंदर से ताला मारे हो ना, हम बाहर से ताला मार देते हैं। खोपड़ा हिंदुस्तानियों के पास कम थोड़ी है। तो उन्होंने बाहर से ताला मारा, अंदर पेट्रोल छिड़का और जिंदा जला दिया। इस बात से गांधी जी बड़ा आहत हो गए। बड़ा उनके दिल को ठेस पहुंचा कि हमने बोला कि असहयोग आंदोलन होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चुपचाप शांति से आंदोलन करना है, जो भी कुछ कहता है सब चुपचाप बर्दाश्त करना है। और ये तो भीड़ हिंसा रूप धारण कर। इस हिंसा को लेकर के गांधी जी इतना आहत हुए कि हिंसा के 8 दिन बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं तो हमारे देश के बहुत सारे क्रांतिकारी और जनता गांधी जी पर सीधे भड़क जाते हैं और गांधी जी का यहाँ पे जो ख्याति है वो गिरने लगती है। क्यों? इतना बड़ा जन सैलाब था तो आपने इसको रोका क्यों? इस आंधी को आपने रोका क्यों? जिस क्षेत्र में हो रहा था आंदोलन उस क्षेत्र में रोक देते हैं, बाकी पूरे देश में चलने देते हैं। नेहरू जी ने कहा कि जहां है उसको रोकिए, बाकी जगह क्यों रोक रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह जन सैलाब को रोकना उचित नहीं है। लेकिन यह जो है गांधी जी माने नहीं। असहयोग आंदोलन को इन्होंने क्या कर दिया? पूर्णतः स्थगित कर दिया, जिसके विरोध में डॉक्टर मुंजे ने विरोध प्रस्ताव पारित किए। डॉक्टर मुंजे ने क्या किया? विरोध प्रस्ताव पारित किया उन्होंने, ठीक है। और असहयोग आंदोलन का उद्देश्य बताते हैं आपको थोड़ा सा, ये कहानी समाप्त है थोड़ा सा। असहयोग आंदोलन हो रहा था ना, तो हमारे देश के बहुत सारी जो जनता थी वो क्या की कि जब गांधी जी बोला कि बहिष्कार करो अंग्रेजों की चीजों को, तो इन्होंने अपना कपड़ा जलाना, अंग्रेजों से जो भी चीज खरीदा था उसको जला देना। जाहिर सी बात ये बताइए, जब आप खरीद के कोई सामान लेके आएंगे तो पैसा आपने लगा दिया, अब उसको तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, फूंक दीजिए, उससे नुकसान किसका होगा? आपका होगा। इस बात को रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि यह सबसे बड़ी गलत निर्णय है। जो आपने खरीद लिया उसका यूज कर लो, आगे से अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदना है, ठीक है। लेकिन कहाँ मानने वाले थे लोग? जोश में होश खो देते हैं। बीच में आपने देखने किया चाइना विरोध में लोग अपना 1-2 नेता लोग टीवी फोड़ दिया खराब ले करके। देश में हिंदुस्तान के प्रति राष्ट्रवाद की भावना इतना जागृत हुआ कि चाइनीज चीज जो भी लिखा था ले आकर फोड़ देते थे। अब बढ़िया बढ़िया टीवी फूटने लगा था हिंदुस्तान में ही। तो ऐसी व्यवस्था उस समय थी, उस समय ऐसी व्यवस्था की गई थी। और इस तरह से असहयोग आंदोलन जो है एक तरह से समझिए कि स्थगित हुआ और गांधी जी की लोकप्रियता समाप्त हुई। इस मौका को देखते ही अंग्रेजों ने क्या किया? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और ले आकर के जेल में बंद कर दिया। गांधी जी का कहना था कि अब जो है हम अंग्रेजों का जो है कि जो अंग्रेज के विद्यालय में हम लोग पढ़ते हैं अब उसके विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग हिंदुस्तान के जो भी पूंजीपति अब वो विद्यालय खोलेंगे, उसमें पढ़ना है, अंग्रेजों का बहिष्कार करना। उसके वस्त्रों को, उद्योग के सामान को नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसका बहिष्कार। हर कदम पर उनका क्या करना था? बहिष्कार करना था। इसी का नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग नहीं होना चाहिए, उनको ध्वस्त कर देना है। इस बात को लेकर के 21, 20, 22 बहुत सारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी खोली गई। और इससे पहले ही 1916 ईस्वी में ही मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था? एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी थी उन्होंने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी 1916 में और 1938 तक उसके कुलपति बन के रहे थे, ठीक है।
तो इतना ही आज के लिए काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी कीमती वक्त हमको दिया। तो चलिए।